नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये 16वां लेक्चर होने वाला है और आज हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले आप एक बार टॉपिक आप देख सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जितने भी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं वो हम कवर कर चुके हैं और आज इस 16वें लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935, कांग्रेस का हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। सुभाष चंद्र बोस जो कि हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, त्रिपुरी अधिवेशन में भी वो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, लेकिन वो जीत भी जाते हैं, लेकिन उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो कि चलाया गया था उस समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, और अंत में हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 16 यानी लेक्चर नंबर 16 में कवर करने वाले हैं और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो क्या था ये भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। तो इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले चर्चा की गई द्वैध शासन की, लेकिन देखो यहाँ पे जब 1919 का अधिनियम आया था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान लाया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों से द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अभी द्वैध शासन को आप समझे, यहाँ पे इसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत दोस्तों विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक थे सुरक्षित विषय और एक थे यहाँ पे हस्तांतरित विषय। तो दो विषय, यहाँ पे विषयों को दो भागों में बांटा गया था, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो जो सुरक्षित विषय होते थे इनमें आपका विदेशी मामले, रक्षा मामले, जनजातीय क्षेत्र और धार्मिक मामले संबंधी ये मामले हुआ करते थे, जिनको गवर्नर जनरल देखता था। किसकी सहायता से? कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर इनके संबंध में वो निर्णय लेता था, और यह था सुरक्षित विषय। और जो हस्तांतरित विषय था, इसमें आपके सुरक्षित विषयों के अलावा कुछ अन्य विषय थे जिनको गवर्नर जनरल देखता था, लेकिन किसकी सहायता से, किनकी सलाह से? मंत्रियों की सलाह से। और ये मंत्री चुनकर आते थे, उस समय भी चुनाव किया जाता था। तो एक तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद हो गया जो सुरक्षित विषयों को देख रही है, और एक गवर्नर जनरल के साथ जो मंत्री हैं जो चुनकर आए हैं वो हस्तांतरित विषयों को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। वहीं संघीय विधानमंडल में भी एक राज्य परिषद हुआ करता जिसे उच्च सदन कहते हैं, और एक निम्न सदन हुआ करता जिसको संघीय सभा कहते हैं। और साथ ही समस्त विषयों को यहाँ पे 3 सूचियों में भी विभक्त किया गया था, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका उल्लेख भी देखने को मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान में। उसके बाद यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की जाती है। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1937 में की जाती है, लेकिन ये किस प्रावधान में था संघीय न्यायालय की स्थापना? तो ये भी था भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। उसके बाद इस अधिनियम ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। तो प्रश्न बनता है कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम के प्रावधान में था? तो वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की इसमें बात की गई थी, लेकिन ये उस समय अस्तित्व में नहीं आ पाया था, क्योंकि इसका विरोध किया था भारतीयों ने भी और कांग्रेस ने भी। क्यों इसका विरोध किया गया, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी, क्योंकि पहली बार इसमें प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 में। लेकिन दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसका कांग्रेस और भारतीयों ने विरोध किया था।
क्योंकि कांग्रेसियों और भारतीयों का मत ये था कि हमें एक स्वतंत्र भारत, हमारी जो मांग है वो है संपूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्र भारत की। उस समय कांग्रेस ने, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया और उसमें मांग रखी कि हमारी अब मांग क्या होगी, संपूर्ण स्वराज की होगी, संपूर्ण स्वतंत्रता की हमारी मांग होगी। तो इसलिए भारतीयों ने और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उनकी मांग थी कि हमें संपूर्ण स्वतंत्र भारत चाहिए और उस स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो कि संविधान का निर्माण करेगी स्वतंत्र भारत के लिए, और उस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो उम्मीद करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 आपको समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं उसके बाद 1937 आता है और प्रांतीय चुनाव यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं और प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और परिणाम ये निकलता है कि प्रांतीय चुनाव में लगभग 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत पाया और अपना मंत्रिमंडल बनाया। इसमें कौन कौन से प्रांत शामिल थे? तो बॉम्बे, जहां का प्रधानमंत्री किसे चुना गया, फिर पीएम बीजी खैर को, प्रधानमंत्री बीजी खैर बने यहाँ के, ये कांग्रेसी थे। ठीक है, इन 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार गठित की। मद्रास में, मद्रास के थे सी राजगोपालचारी, मध्य प्रांत के एनबी खरे, संयुक्त प्रांत के थे गोविंद वल्लभ पंत, उड़ीसा के थे बीएन दास और बिहार के थे श्री कृष्ण सिन्हा। साथ साथ इन 6 प्रांतों के अलावा कांग्रेस ने असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी अपनी सरकार गठित की, जबकि बंगाल और पंजाब में यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बहुमत हासिल किया था और मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार यहाँ पे बनाई थी। अब देखो जिन प्रांतों में, इसका फायदा क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव में 1937 में कांग्रेस को यह बहुमत मिला। इसका फायदा ये देखने को मिला कि कांग्रेस ने जिन प्रांतों में अपनी सरकार गठित की उनमें उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता हेतु अनेक कदम उठाए, जिससे जनता का भरोसा किस पे आ गया, कांग्रेस पे जनता को भरोसा हो गया कि ये एक अच्छा प्रशासन चला सकते हैं उस समय। किसकी अपेक्षा? अंग्रेजों की अपेक्षा। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कांग्रेस के सपोर्ट में आ गए, कांग्रेस में शामिल होने लग गए भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है कांग्रेस का, हरिपुरा अधिवेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ था। और इस हरिपुरा अधिवेशन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये पहली बार था जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके पहले मैं आपको चर्चा कर चुका हूं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का कद यहाँ पे इस समय बहुत बढ़ गया था और उसमें जो सुभाष चंद्र की पॉपुलैरिटी थी वो काफी ज्यादा थी सभी के मुकाबले। जितने भी अन्य अभी कांग्रेसी नेता थे उनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलरता था, जो पॉपुलैरिटी यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कद बढ़ गया था वो सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे बढ़ गया था। तो फिर ये देखकर यहाँ पे कांग्रेस ने इन्हें 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया। सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ा सा गांधी जी से हटकर थी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये गांधी के कई निर्णयों में गांधी के साथ थे। गांधी का कई निर्णयों में इन्होंने साथ भी था, सपोर्ट भी किया था। जैसे दांडी मार्च का आपने उल्लेख, जब मैंने आपको दांडी मार्च के बारे में बताया था तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च की तारीफ की थी। वहीं जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का विरोध किया था, क्योंकि जो राष्ट्रवादी नेता थे उस समय प्रमुख, उनका मानना था कि जब तक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोका नहीं जाता तब तक गांधी इरविन पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का विरोध भी किया था। लेकिन सुभाष चंद्र उस समय एक कद्दावर नेता बन चुके थे, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए कांग्रेस ने इन्हें हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुना। और इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके को लेकर मतभेद हो जाते हैं। अभी देखो ये मतभेद क्यों हुआ, इसका कारण था सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने तो इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने के लिए 6 माह का वक्त देते हैं और यदि ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं करेंगे तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। जबकि जो कांग्रेस का दूसरा दल था, जो नरम दल था, जो गांधी की विचारधारा थी, गांधी की विचारधारा के जो लोग थे उनका मत था कि हमें लड़ झगड़ कर आजादी नहीं लेनी है, हमें शांतिपूर्वक अंग्रेजों
के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करके हमें आजादी प्राप्त करनी है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा ये नहीं थी। उनका मत था कि अब द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे शुरू होने वाला है, अंग्रेज दबाव में है, तो हमें इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। जिस कारण से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीकों को लेकर मतभेद हो जाता है। इस अधिवेशन में दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखनी है कि सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया, प्रश्न बन सकता है। तो 1938 में इसका गठन किया गया और इसका अध्यक्ष किसको चुना गया, तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू उस समय एक कद्दावर नेता थे। और जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया था, तो उसमें उसका विरोध किया था दोनों ने, जवाहरलाल नेहरू ने भी और सुभाष चंद्र बोस ने भी, क्योंकि उसमें था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, जबकि इन दोनों की जो विचारधारा थी, इन दोनों की मांग थी पूर्ण स्वराज की। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके निर्देशन में हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी के निर्देशन में हुआ और इसका अध्यक्ष चुना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। और इस जो ये समिति थी, इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना। तो इस समिति का उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना, ये इस समिति का उस समय उद्देश्य था। आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, लिखा भी है यहाँ पे नीचे। उसके बाद जो नेक्स्ट अधिवेशन होता है वो था यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अब देखो यहाँ पर अभी बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को सपोर्ट करते थे। तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने फिर से सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष दोबारा बनना चाहिए, क्योंकि जो विचारधारा थी उनकी, जो उन्होंने कांग्रेस में परिवर्तन लाने की सोची थी, तो वो एक साल में तो हो नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी जब द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है तो यहाँ पे अंग्रेज दबाव में है और यहाँ पे कांग्रेस में एक ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो अंग्रेजों के ऊपर और दबाव बना सके, न कि अंग्रेजों का यहाँ पे साथ दे, उनके साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करे। तो इसलिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि मुझे पुनः क्या बनना है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस अब डायरेक्ट आर पार की लड़ाई चाहते थे अंग्रेजों से। लेकिन गांधी जी यहाँ पे नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस पुनः क्या करें, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसमें ये देखने को मिल गया था कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद शुरू हो गए हैं। उनकी जो विचारधारा है वो स्वतंत्रता की लड़ाई है, तो उनके अलग अलग विचारधारा है। उद्देश्य दोनों का एक ही था, लेकिन विचारधारा और जो तरीका था वो दोनों का अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में पुनः सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनते हैं और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को प्रत्याशी घोषित कर दिया अपनी तरफ से। फिर भी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कई अत्यधिक मतों से चुनाव जीत जाते हैं। यानी कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव कौन जीतते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया था। और जब पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है तो गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की जो हार है वो मेरी हार है, और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कब की गई, 3 मई 1939 को। उसके बाद दोस्तों 11 अगस्त 1939 को, यह भी घटना महत्वपूर्ण है, 11 अगस्त 1939 को कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अभी तक ये बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन यहां से भी इन्हें हटाया गया और 3 वर्ष तक कांग्रेस के किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया सुभाष चंद्र बोस को। देखने वाली बात है यहाँ पे कि इतने योग्य व्यक्ति को यहाँ पे कांग्रेस ने अयोग्य घोषित कर दिया है कांग्रेस के पद से।
तो उसके बाद यहाँ पे अब देखो सुभाष चंद्र बोस अब अलग लाइन पे चले गए, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया कि मुझे भारत को स्वतंत्र कराना है और उसमें जो मेरा तरीका है वो मुझे पसंद है और मुझे वो करना है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में अभी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने जो अधिवेशन थे कांग्रेस के जिसमें वो शामिल थे उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी जरूरी थी, लेकिन अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। उनकी आजाद हिंद फौज के बारे में, उसका क्या योगदान था भारत की स्वतंत्रता में, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान था भारत की स्वतंत्रता में, उसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए वैसे कि जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते लेकिन पट्टाभी सीतारामन यहाँ पे हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। अब यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनता है? तो यहाँ पे अब अध्यक्ष बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने फिर त्रिपुरी अधिवेशन की क्या की, अध्यक्षता की। पट्टाभी सीतारामन हार चुके थे तो ये तो अध्यक्ष बन नहीं सकते थे। सुभाष चंद्र बोस जीते थे लेकिन वहां पे उन्हें गांधी का विरोध देखना पड़ा, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो गांधी के विरुद्ध क्या जाना है, यहाँ पर हम इस्तीफा ही दे देते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। और जो ये त्रिपुरी अधिवेशन है ये त्रिपुरी है, ठीक है, ये कहाँ है? अभी त्रिपुरी वर्तमान में कहाँ है? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में ये त्रिपुरी जो जगह है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो फिर 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भी, जर्मनी है यहाँ पे, ठीक है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन अब देखो यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटिश की सरकार है भारत में, तो इसलिए इन्होंने भारतीयों को बिना पूछे ही युद्ध में धकेल दिया। अब इसका भारतीयों ने विरोध किया। अब यहाँ पे देखो दो विचारधारा, देखो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा क्या है कि हमें ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ना है, ब्रिटेन के विरुद्ध नहीं युद्ध लड़ना है। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाकर हमें ब्रिटेन पर और दबाव डालना है। जबकि अगर यहाँ पे कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस का क्या निर्णय था द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में? तो कांग्रेस का मत था कि हम ब्रिटिश का साथ तभी देंगे अगर ब्रिटिश यहाँ पे हमारी मांग को पूरी करे, राष्ट्रीय सरकार यहाँ पे बनाई जाए। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को मांग को अस्वीकार कर दिया और इसके कारण फिर कांग्रेस ने भी साफ रूप से स्पष्ट कर दिया कि इस बार भारत या द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने भी बहुत सारे भारतीयों की भर्ती कराई थी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ पे स्पष्ट रूप से हो गया कि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे जबरदस्ती क्या कर रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने का प्रयास कर रहे थे, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा द्वितीय विश्व युद्ध को समझना जरूरी है। जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और उस समय जो ब्रिटेन का पीएम था वो था विंस्टन चर्चिल। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को ये मिलती है कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में दो शक्तियां उभर कर आती है। वो शक्तियां कौन थी? एक था अमेरिका और एक था रसिया। अब यहाँ पे ब्रिटेन महाशक्ति नहीं रह गया था, जिसका यहाँ पे क्या होता है परिणाम ये देखने को मिलता है कि ब्रिटेन दबाव में आ जाता है। कहीं ना कहीं वो अमेरिका के दबाव में भी आ जाता है, रसिया के दबाव में भी आ जाता है, क्योंकि अब महाशक्ति कौन है? रसिया और अमेरिका है। ब्रिटेन का अब महाशक्ति ब्रिटेन नहीं रह गया था, जिसके कारण ब्रिटेन यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। मुस्लिम लीग के द्वारा जो पृथक, देखो यहाँ पे एक समझना जरूरी आपको यह है कि पृथक राष्ट्र के विचारों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है इकबाल को। वही इकबाल जिन्होंने एक समय गाया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाया था? इकबाल ने। और इन्हीं इकबाल ने द्विराष्ट्र यानी पृथक राष्ट्र के विचारों का यहाँ पे प्रस्ताव लाया था। तो पृथक राष्ट्रों के विचारों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इकबाल को। पृथक राष्ट्र के विचारों का प्रवर्तक। और उसके बाद जो प्रथम बार पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया था? तो वो क्या था? 1933 में चौधरी रहमत अली ने।
पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम 1933 में प्रयोग किया था किसने? चौधरी रहमत अली ने। रहमत अली। उसके बाद 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होता है लाहौर में, और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया गया, पाकिस्तान का प्रस्ताव। यानी अब मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र चाहती थी, वो देश का विभाजन चाहती थी, और उसमें वो चाहती एक अलग देश बने जिसका नाम होगा पाकिस्तान। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और दिसंबर 1943 को कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था, बांटो और छोड़ो का नारा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे होता है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। कांग्रेस का रामगढ़ जो अधिवेशन था ये होता है मार्च 1940 में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा यहाँ पे कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। इसमें प्रस्ताव लाया जाता है कि ब्रिटिश सरकार जल्द ही अंतरिम राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे यहाँ पे, और भारत की स्वतंत्रता की मांग इसमें की गई थी। यानी अब कांग्रेस भी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे जब अंग्रेजों को कहा जा रहा है कि वो भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र करने के पक्ष में कदम बढ़ाए, यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया जाए, ये कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस की मांग है पूर्ण स्वराज की मांग, वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं पूरी की जा रही है। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस ने भी अब यहाँ पे अपना निर्णय ले लिया है कि हम स्वतंत्रता की मांग करेंगे, अंतिम राष्ट्रीय सरकार की यहाँ पे गठन की मांग करेंगे। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को मनाने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो चुका है और अंग्रेज चाहते हैं कि भारतीय लोग हमारा यहाँ पे साथ दें, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को मनाने के लिए कि वो हमारे पक्ष में आए द्वितीय विश्व युद्ध में, अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे लाया। अब ये अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। अब देखो इसमें अगस्त प्रस्ताव में क्या था। ये प्रस्ताव लाया किसने था? तो तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय था उसने अगस्त प्रस्ताव लाया 8 अगस्त 1940 को इसने प्रस्तुत किया। ये इसमें था भारत को डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव, यानी भारत को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेट की मांग पहले ही ठुकराई जा चुकी है। जब नेहरू रिपोर्ट में ये बात की गई थी डोमिनियन स्टेट की, तब तो अंग्रेजों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया था। और फिर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज करके पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। तो कांग्रेस ने कहा कि डोमिनियन स्टेट की जो ये मामला ये पुराना हो चुका है, ये मांग हम हटा चुके हैं। हमारी जो पूर्ण मांग है वो क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता की यानी पूर्ण स्वराज की मांग है। उसके बाद संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय का गठन किया जाएगा, जो क्या करेंगे? संविधान का मसौदा तैयार करेंगे। वायसराय की परिषद का विस्तार किया जाएगा और अंतरिम सरकार की मांग इसमें ठुकराई गई थी। तो कांग्रेस की जो दो मुख्य मांग थी, एक थी पूर्ण स्वराज, वो भी यहाँ पे ठुकराकर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, और कांग्रेस की मांग थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो अंतरिम सरकार की मांग भी अगस्त प्रस्ताव में ठुकराई गई थी। अब देखो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेट में क्या होता है कि जो सभी मामले होते हैं, जो मुख्यतः मामले होते हैं, उसमें निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र नहीं होना था। भारत को बार बार किसके पास जाना था? किसके सम्मुख जाना था? ब्रिटेन के पास जाना था। यानी जो ब्रिटेन का मुखिया होगा वही उस समय भारत का भी मुखिया होगा। ब्रिटेन का मुखिया कौन है? राजा, यानी जो वहां की महारानी है। तो अगर भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना था तो फिर भारत का मुखिया भी किसे होना था? ब्रिटेन की महारानी को होना था। और बहुत सारे ऐसे जो मुख्य निर्णय थे उनके लिए भारत को बार बार किसके पास जाना था? ब्रिटेन के पास जाना था। तो इसलिए यहाँ पे भारत की पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने उठाई थी। तो यहाँ पे देखो अगस्त प्रस्ताव आपको समझ में आ गया है कि अगस्त प्रस्ताव की जो ये प्रस्ताव जो लाया गया था इसका कांग्रेस ने विरोध क्यों किया। साथ ही साथ इसमें मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी पृथक राष्ट्र की, और पृथक राष्ट्र का उल्लेख यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा चलाया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्या था, पहले इसको समझिए। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और इसका उद्देश्य था कांग्रेस द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर जाएंगे
और युद्ध के विरुद्ध भाषण देंगे, यानी द्वितीय युद्ध के विरुद्ध ये भाषण देंगे और भाषण देकर गिरफ्तारियां देंगे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में बहुत सारे यहाँ पे जो सत्याग्रही थे वो अंग्रेजों ने गिरफ्तार किए। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में सबसे पहले जो सत्याग्रही बने वो बने विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में वो कौन थे? वो थे विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को ये पहले सत्याग्रही बने थे। और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे सत्याग्रहियों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद फिर भारतीयों को खुश करने के लिए यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव लाया जा रहा है। लगातार ये प्रस्ताव इतनी जल्दी लाए जा रहे हैं उस समय, क्योंकि देखो ब्रिटेन यहाँ पे दबाव में था, ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही ब्रिटेन जीत जाता है, लेकिन इसमें जो दो बड़ी शक्तियां उभर के आती है वो था अमेरिका और रसिया। ब्रिटेन एक महाशक्ति अब नहीं रह गया था, तो ब्रिटेन चाहता कि भारतीय लोग उसका साथ दें। तो इसलिए यहाँ पे भारतीयों को लुभाने के लिए, भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ दें, कई प्रस्ताव यहाँ पे लाए जा रहे हैं। और इसमें एक अन्य प्रस्ताव लाया जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। ये क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया 22 मार्च 1942। ये क्रिप्स मिशन, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं, ये भारत आया। ये किसके नेतृत्व में लाया गया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इस क्रिप्स मिशन को लाया गया था। और इसका उद्देश्य था भारत के सत्याग्रही आंदोलन को दबाना और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन। इस समय भी पीएम कौन था? चर्चिल था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था भारत में, तो इसको दबाना और साथ ही साथ भारतीयों को भारत का समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जुटाना। कारण क्या था इसका? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अमेरिका का दबाव यहाँ पे चल रहा है किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति बन चुका है। और जापान यहाँ पे भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था उस समय 1942 के आसपास, क्योंकि जापान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था उस समय, उस द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसलिए इस डर से यहाँ पे क्रिप्स मिशन इस कारण से यहाँ पे लाया जा रहा था। तो फिर 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है। क्रिप्स मिशन के जो सुझाव थे वो क्या था? भारत को ब्रिटिश मंडल के अंतर्गत डोमिनियन राज्य का दर्जा देना, और डोमिनियन दर्जे के साथ एक भारतीय संघ का हम गठन करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि डोमिनियन दर्जे को, डोमिनियन स्टेटस की मांग भारतीयों ने पहले ही खारिज कर दी, कई बार इसको खारिज कर दिया है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में भी ये मांग की गई थी। संविधान सभा के गठन की बात यहाँ पे की गई है। युद्ध समाप्ति पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन इस संविधान सभा में एक नेगेटिव बात यहाँ पे कही गई थी कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल तो होंगे, लेकिन यदि किसी प्रांत या रियासत को नया संविधान पसंद नहीं आता है तो वो अपना संविधान बना सकती है, वो अपना नियम कानून अलग से बना सकती है। यानी एक ही भारत में कई भारत बनाने का विचार यहाँ पे ब्रिटिशर्स कर चुके थे। इनका तो मुख्य उद्देश्य ही यही था, बांटो और राज करो की नीति। तो क्रिप्स प्रस्ताव भी भारतीयों ने ठुकराया, क्योंकि एक तो इसमें डोमिनेंट दर्जे की बात की गई थी, दूसरा उसमें संविधान सभा की गठन की मांग तो मानी गई थी, लेकिन उस संविधान सभा में ये कहा गया था कि अगर किसी देशी रियासत या किसी प्रांत को ये संविधान पसंद नहीं आता है तो वो अपना संविधान अलग से बना सकता है। तो इस कारण से क्रिप्स प्रस्ताव को भी यहाँ पे ठुकराया गया भारतीयों के द्वारा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे शुरू किया जाता है, क्योंकि अब अंग्रेज यहाँ पे बाज नहीं आने वाले थे। ये लगातार डोमिनेंट स्टेटस का सुझाव दे रहे थे भारत को, झांसा दे रहे थे भारत को, और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए कई प्रयास कर रहे थे। और इसलिए अब कांग्रेस यहाँ पे और गांधी ने यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी 1942 में, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। और इसी 8 अगस्त 1942 को जो ये कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक थी, इसी में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इसी 8 अगस्त को लाया जाता है।
इस वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा। गांधी ने क्या नारा दिया? गांधी ने नारा दिया करो या मरो का नारा। तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे ये शुरू हो जाता है और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी किसने? अंग्रेजों ने, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब यहाँ पे और साथ साथ महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इन्हें पूना के आगा खां प्रदेश में नजरबंद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो मरो का संवाद इस प्रकार से फिर गूंज उठा। एक तो यहाँ पे सभी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, गांधी ने नारा दे दिया करो या मरो, यानी अब तो या तो आजादी चाहिए या तो मरना पड़ेगा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। और इस प्रकार से जनता में एक आक्रोश आ जाता है, जनता हिंसा पर उतर जाती है, सरकारी संपत्ति जलाई जाती है, रेल पटरियां तोड़ी जाती है, पुलिस से कई जगह मुठभेड़ होती है, कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जनता अब पूरे आक्रोश में थी। जनता को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए थी। और कई जगह यहाँ पे इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि अंग्रेजों को पीट पीट कर, उनको भगा भगा कर यहाँ पे समांतर सरकार स्थापित की जाती है। तो पहली जो समांतर सरकार स्थापित की गई, समांतर सरकार यानी यहाँ पे अंग्रेजों को भगाकर खुद की सरकार बनाई गई, वो बनाई गई बालिया में। एक गांधीवादी थे चित्तू पांडे, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बालिया में पहली समांतर सरकार का गठन हो चुका है। तो इस प्रकार से पूरे देश में एक लहर दौड़ पड़ती है करो या मरो का नारा देकर ये भारत छोड़ो आंदोलन की। और ऐसा माना जाता है कि जो 1957 के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिलता है स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु 1857 की क्रांति के बाद, सॉरी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ पे देखने को मिलता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये आज के टॉपिक दोस्तों, जो हमने आज बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक कवर कर लिए हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक। और उम्मीद करते हैं कि अब देखो, हाँ एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया हूँ कि जो ये 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया कांग्रेस नेताओं को, इससे कहा गया ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आप टॉपिक मैंने बताया था कि ये आज कवर करनी है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, उनका क्या योगदान था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, और आजाद हिंद फौज के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर किस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है, और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया, और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।